दे आगे, ये कैसे आया आगे, हमको बतला दे आगे। मुन्नी की माँ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे या ना दे, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और जो आपको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। कोई भी चीज जितनी ज्यादा क्लोज्ड होती है यानी कि बंद होती है, उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन फैलने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। कहते हैं कि सूर्य की रोशनी से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस को कम किया जा सकता है। उसी सूर्य की रोशनी की जरूरत हमारी शासन व्यवस्था में भी पड़ी, करप्शन के इन्फेक्शन से बचाने के लिए। वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस, लेकिन गुड गवर्नेंस के क्या फीचर्स होते हैं? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब तक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, यानी कि वो बताएगी नहीं कि वो किस तरीके के कार्य कर रही है, फिर वो अकाउंटेबल कैसे होगी? लोग उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते, तो किस चीज की जवाबदेही देगी वो पब्लिक को? डेमोक्रेसी में जनरल पब्लिक मास्टर होती है और जो गवर्नमेंट होती है वो मास्टर नहीं सर्वेंट का एक्ट करती है। तो मास्टर को यानी कि पब्लिक को जानने की जरूरत है कि गवर्नमेंट क्या कार्य कर रही है, ये मैं नहीं। राजनायक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1975 में, और वहीं से स्टार्ट हुई कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंतर्गत राइट टू नो एक इंटीग्रल पार्ट है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम सब टैक्स पे करते हैं, इवन अ बेगर, यानी कि जो भिखारी होता है वो भी टैक्स पे करता है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो साबुन खरीदने जाता है तो वहां विभिन्न तरीके के टैक्स पे करता है, सच एज एक्साइज ड्यूटी। तो उसको जानने का अधिकार है कि वो टैक्स जो है क्या उसके भले के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो टैक्स से सड़कें बनाई जा रही हैं या कोई समाज के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहीं से शुरुआत हुई सीरीज ऑफ केसेस की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक इंटीग्रल पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। जब तक लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एंड 1994 में ये एक मूवमेंट के रूप में उभरा मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, जिनकी जस्ट एक डिमांड थी मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर्स। और सबसे बड़ी यूनिक बात यह है कि जो गरीब लोग इस संगठन के द्वारा अपनी मांग रख रहे थे राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, वो कोई बेसिक कम्युनिटीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो खाना पीना रहना के लिए नहीं डिमांड कर रहे थे, वो धरना रखे थे इतने दिनों तक सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए। जब इस संगठन की एक महिला सुशीला से पूछा गया कि आप आरटीआई के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इसकी मांग कर रहे हैं, तो पता है उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मैं अपने एक बेटे को 10 रुपए लेके मार्केट में भेजती हूँ तो उसका पूरा ब्यौरा लेती हूँ कि कहाँ कहाँ पे वो खर्च किया गया है। तो जब हम गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो हम उसका हिसाब क्यों नहीं ले सकते? हमारा पैसा हमारा हिसाब। बस इन्हीं कुछ शब्दों में उसने बयां कर दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 1997 में तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने आरटीआई को पास किया। 2005 में फाइनली आरटीआई एक्ट एनाक्ट हुआ। हालांकि उससे पहले 9 स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु ने ऑलरेडी आरटीआई एक्ट को पास कर दिया था। राइट टू इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रांट हो चुका था, इट वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो मैकेनिज्म थी उसको एनफोर्स करने की वो हमारे पास नहीं थी 2005 से पहले। वो हमें आरटीआई एक्ट 2005 से मिली। आरटीआई एक्ट की इंपॉर्टेंस हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि विद इन अ डिकेड ऑफ इट्स एनैक्टमेंट बड़े से बड़े स्कैम जैसे कि आदर्श स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम केस, ये सब स्कैम्स एक्सपोज हुए आरटीआई की हेल्प से। आरटीआई को पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे आपके आसपास की सड़क नहीं बन रही है तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं बन रही है, या आप अपने एमपी एमएलएस का अगर आप देखना चाहते हैं कि वो फंडिंग है वो कहां कहां यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज किया जा रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं।
किसी किसी का तो डेथ सर्टिफिकेट ही जारी नहीं हो रहा था, तो उनके रिलेटिव्स डेथ सर्टिफिकेट्स जारी करवाने के लिए उन्हें जब चक्कर लगा लगा के थक गए, तब वो आरटीआई की हेल्प लेनी पड़ी उन्हें। आरटीआई के थ्रू कई पर्सनल प्रॉब्लम्स लोगों के सॉल्व हुए हैं। अगर आप आरटीआई ऑनलाइन फाइल करना चाहते हैं तो आप rti.online.gov.in में जाके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले पीआईओ से संबंधित ही मिलेगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के आरटीआई पोर्टल में जाना पड़ेगा। अगर आपको आरटीआई पोर्टल का लिंक नहीं पता है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यूपी के आरटीआई पोर्टल में जाना है, तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ आरटीआई ऑनलाइन उत्तर प्रदेश करके, तो मुझे ये पहला लिंक मिल चुका है। या तो मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकती हूँ या फिर मैं अलग से rti.online.up.gov.in करके भी जा सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ मेंशन की है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इस पोर्टल में नहीं मिलेगी स्टेट के, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाना है जिस पे हम इससे पहले थे। अब यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं तो देखिए कि यहाँ पे इन्होंने चार्ट भी दिया है समझाने के लिए कि जो भी आपकी आरटीआई रिक्वेस्ट है वो किस तरीके से प्रोसेस होगी और कितने दिन के अंदर होगी। जिस दिन आप आरटीआई की एप्लीकेशन डालते हैं वहाँ उसके विदिन 30 डेज में आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो जो भी पीआईओ है जिसके अंतर्गत आपकी एप्लीकेशन गई है उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऊपर से अगर वो रिप्लाई नहीं देते हैं तो आप उसके 30 डेज के विदिन आप फर्स्ट अपील डाल सकते हैं या फिर सेक्शन 18 के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकते हैं सीआईसी को, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को। अगर आपको रिप्लाई मिल गया है विदिन 30 डेज लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उस इन्फॉर्मेशन से तो फिर आप विदिन 30 डेज फ्रॉम दैट डे आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट अपील की है तो अगर फर्स्ट अपील के बाद आपको डिसीजन मिलेगा या फिर नहीं डिसीजन मिलेगा। अगर आपको विदिन 45 डेज डिसीजन मिल जाता है, आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो विदिन 90 डेज आप सेकेंड अपील भी फाइल कर सकते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के। अगर आपको डिसीजन नहीं मिला था फर्स्ट अपील के अंतर्गत तो आप विदिन 90 डेज उस जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जहाँ पे 45 डेज आपके खत्म हुए हैं वहाँ से 90 डेज के विदिन आप सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं सीआईसी यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन को। मान लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन गई है वो अगर सही पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं गई है, सही पीआईओ के पास नहीं गई है, तो वो आपको दूसरे पीआईओ के पास ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जिसके लिए 5 दिन एक्स्ट्रा लिए जाएंगे और वहाँ से 30 डेज़ का काउंट आपके लिए स्टार्ट होगा। चलिए अभी देखते हैं कैसे आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन को। तो आप देखेंगे होम पेज में ऊपर होम के पास सबमिट रिक्वेस्ट लिखा है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जैसे कि लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आप देखेंगे तो सबमिट रिक्वेस्ट के बाद जो आपकी क्या क्या होगा वो इस तरीके से उन्होंने आपको बताया है। तो जैसे कि पहला पेज फाइल करने के बाद आप मेक पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे में जाएंगे, आप वहाँ पे फ़ी पे करेंगे। अगर आप बीपीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन उसके अंतर्गत आप नहीं आते हैं तो आपके लिए 10 रुपये का चार्ज लगेगा, प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है आरटीआई की। अगर आप बीपीएल के अंतर्गत आते हैं यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए फ्री है, आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है बीपीएल का उसकी कॉपी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ में अटैच करनी पड़ेगी। बाद में आपके जब ये आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसको आप अपने रेफरेंस के तौर पे फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। ये आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड में क्लिक करके अब मैं सबमिट बटन को क्लिक कर देती हूँ। एंटर ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। फ़ोन नंबर पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। जो एंटर कैप्चा कोड है उसमें जो कैप्चा कोड आपको स्क्रीन में दिखेगा वो आपको डालना है। सबमिट क्लिक करना है आपको। अब आप देखेंगे कि इस तरीके का आपके पास स्क्रीन में आएगा। तो आप सर्च पब्लिक अथॉरिटी में आप सर्च कर सकते हैं जिस पब्लिक अथॉरिटी के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी। हाँ, ये यहाँ पे है। ओके, सेलेक्ट डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी में देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गए हैं
और अब नाम में आपको नाम डालना है, जेंडर में आपको जेंडर डालना है, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब आप डाल सकते हैं अपने एड्रेस से। एजुकेशनल स्टेटस, अगर आप लिटरेट है तो आप लिटरेट में डालेंगे, अगर आप इलिटरेट हो आप इलिटरेट में डालेंगे। फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, ईमेल आईडी आपको देनी है, और फिर उसके बाद आपका जो सिटीजनशिप है वो आपका इंडियन ही होना है, क्योंकि सिर्फ इंडियन सिटीजन ही आरटीआई की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेंट बिलो लाइन है तो फिर आप उसमें यस करिए, अगर आप नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको साथ में जो एप्लीकेशन के साथ आपका सर्टिफिकेट होगा बीपीएल का वो भी आपको इसमें एम्बेड करना पड़ेगा। टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के अंतर्गत आप 3000 शब्दों के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन को आप पूछना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन आप जितना शॉर्ट एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट रखेंगे वो आपके लिए अच्छा है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पे आपने किसी ब्लैंक पेपर में ऑलरेडी लिखी है आरटीआई, तो आप उसको ब्लैंक पेपर में लिखा हुए का फोटो आप खींच के पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में आप चूज फाइल करके आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो 1 MB से कम का हो। एंटर कैप्चा कोड में आप जो कैप्चा कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप उसको डालेंगे, क्लिक करेंगे। उसके ये सब फिल करने के बाद आप सबमिट बटन को डालेंगे। अगर आप बीपीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं तो ये आपको पेमेंट गेटवे की तरफ ले जाएगा, वहां पे आपको 10 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन करना है। जैसे ही आप अब एक ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं सक्सेसफुल 10 रुपए का, तो वो आपको फाइनली जाके आपकी सबमिट मान ली जाएगी। और अगर आप बीपीएल के अंतर्गत आते हैं तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो एक बार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो आप अपनी रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। Thanks for watching this video, and if you like this video, please share and subscribe to the channel.